तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 खबरें। सबसे पहली खबर कि नेपाल ने शाम को कल इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया और बैन करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया भारत की पॉलिसीज़ को। सेकेंड न्यूज़ आती है इंडियन ग्लोबल वीक 2020, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया अदर कंट्रीज के आगे, जिसमें 30 कंट्रीज थे जिनको वर्चुअली देखा गया। इंडिया को रैंकिंग मिली है 10 में से 8वां रैंकिंग कैंसर प्रिपेयर्डनेस के नाम पर, जो कि बहुत बुरे हालात के अंदर है। यदि आपको ये तीनों न्यूज जाननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप इसको टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, गाइडेंस के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो हमारा 20 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। इसके अंदर आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी और रिकॉर्डेड क्लास की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, जिसमें अगर आपको ज्वाइन करना हो तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कीजिए। ये 2021 से 23 तक के लिए वैलिडेशन रखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और नेपाल के काफी टाइम पीरियड से जब इनका एक नया मैप बना था, जिसमें नेपाल ने अपनी सारी की सारी जमीन, जो कि बेसिकली उसके लिम्पियाधुरा काला पानी वाली जगह पे लिपू लेक वाली जगह पे थी, वहां पर नेपाल ने अपना क्लेम जताया। क्लेम जताने के बाद में नेपाल ने काफी सख्ती करने की कोशिश करी, जिसमें भारत को अलग जगह पर क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने के बाद में उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत इस न्यूज की अगर समझनी है कि आज जो नेपाल के अंदर भारत के टीवी चैनल बैन हो रहे हैं, जिसमें सारे के सारे वो प्राइवेट चैनल्स हैं जो अलग तरीके से चलते हैं, जो अलग अलग प्रकार की खबरें दिखाते हैं, इसके अंदर जो सरकारी ऑथेंटिक चैनल है, याद रखिएगा, उनको छोड़कर बाकी सभी चैनल्स को बंद कर दिया गया है नेपाल के अंदर। इससे रिगार्डिंग कोई भी प्राइवेट या बेसिकली ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज ना आने के बावजूद यहां पर सारे चैनल बंद हो गए। इसके पीछे की खबर समझते हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत के लिए सबसे पहली शुरुआत करते हैं, कश्मीर के अंदर आया नया आर्टिकल। कश्मीर में आता है नया आर्टिकल आने के बाद भारत लॉन्च करता है अपना नया मैप। जैसे ही भारत अपना नया मैप लॉन्च करता है, उस मैप की लॉन्चिंग के अंदर भारत जो है अपनी और अच्छे से बाउंड्रीज को क्लियर करता है, जिसके अंदर लिम्पियाधुरा, लिपू लेक हो गया और काला पानी, इसकी जगह को क्लेम करता है। दूसरा प्रॉब्लम तब शुरू होता है, यहां पर नेपाल काफी डिस्प्यूट करता है, ऑब्जेक्शन करता है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट से काफी विरोध करने का प्रयास करता है। दूसरी न्यूज आती है तभी जब भारत की रोड तैयार हो जाती है कैलाश मानसरोवर तक। कैलाश मानसरोवर तक जैसे ही रोड तैयार होती है, 2015 में रोड बननी शुरू होती है, 2020 में जाकर रोड बनती है, तब तक कोई इशू नहीं होता। भारत में जिस दिन इनॉग्रेशन होता है उस रोड का, नेपाल के ओली साहब तब जाकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी रोड है। अगर आपकी रोड थी तो बनने से पहले ही क्यों नहीं रोकी? आपने इतना खर्चा करवा दिया, इतना करवाया, उसके बाद आपने पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बनने के बाद यानी भारत को नुकसान देने के लिए, आर्थिक तौर पर नुकसान देने की तैयारी कर रखी थी। खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि कुछ कर नहीं सकते हैं भारत का। तीसरी न्यूज तब आती है जब, तीसरी न्यूज कब आती है? तीसरी न्यूज आती है नेपाल भी अपना नया मैप लॉन्च कर देता है, जारी कर देता है, और अब नए मैप के अनुसार नेपाल का वो हिस्सा जो भारत ने अपने नक्शे में दिखाया है, नेपाल वही हिस्सा भारत का अपने नक्शे में दिखा रहा है। चौथी न्यूज आती है जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो नेपाल के साथ हमारे पाम ऑयल की जो डीलिंग थी, जो कि बहुत भारी मात्रा में थी, भारत ने उसे बैन कर दिया। भारत ने उस पर रोक लगानी शुरू कर दी, कड़ाई करनी शुरू कर दी कि भाई हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। जिस तरीके की बदतमीजियां की जा रही है, विदेशों के द्वारा संबंधों को खराब किया जा रहा है, वो भी सिर्फ चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर, उस परिस्थिति में नेपाल के साथ संबंध बना पाना इम्पॉसिबल था। फाइनली क्या होता है, यहां पे ओली साहब की सरकार गिरने का रीजन बनता है। ओली साहब की सरकार गिरती है, प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिरने वाली होती है। इस बीच में नेपाल की सरकार को बचाने के लिए ऑफिशियल रूप से डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है
चाइना की फॉरेन मिनिस्टर का। चाइना की फॉरेन मिनिस्टर इसमें इंटरफेरेंस करती है और नेपाल की सरकार बचा लेती है। जैसे ही नेपाल में ओली की सरकार बचती है वैसे ही आते हैं 2 दिन बाद एक खबर। 2 दिन बाद खबर क्या आती है कि भारत का और बुराई करना शुरू कर दिया जाता है। तो 9 जुलाई का खबर है, 9 जुलाई की खबर है जिसमें भारत के जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं नेपाल बेस में जितने भी मल्टी ऑपरेटर सिस्टम है, उन्होंने भारत के इन सभी टीवी चैनल्स को बैन कर दिया। इसके पीछे क्या एक्यूजेशन किया गया? नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है एक्यूज कर रही है इंडियन मीडिया को। किस चीज को लेकर? नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्लियर कह रही है कि जो ये न्यूज चैनल है ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं, कोली साहब की बुराई कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं कोली की गवर्नमेंट को, ओली की गवर्नमेंट को, नॉट कोली, ओली की गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ में ही चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी भी यहां पर काफी बुराई की जा रही है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि भारत को ऑथेंटिक न्यूज चैनल की सपोर्ट ना कहते हुए इनको बैन करने का कोशिश किया। अब अगर बात करें रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल ने ये डिसीजन जो लिया है बैन करने का, ये कोई भी ऑथेंटिक न्यूज चैनल के द्वारा कोई न्यूज इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हाँ भाई कोई ऑर्डिनेंस लाए या कोई तरीका लाए ना, कोई ऐसा लीगल तरीका इन्होंने फॉलो नहीं किया। डायरेक्टली क्या किया? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन न्यूज चैनल बाय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स वाज टेकन। वन ऑफ द इंडियन न्यूज चैनल हैज broadcasted a show in which Nepalese Prime Minister Khagda Prasad Sharma Oli is being linked with Chinese ambassador to Nepal Hou Yangi for preventing the Nepal Communist Party from collapsing in Nepal। ये असलियत में इशू कब स्टार्ट हुआ? इशू शुरुआत हुई तब जब नेपाल के अंदर खबर चली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा खबर चली कि इनकी पार्टी को बचाने का काम कौन कर रहा है? चाइनीज एम्बेसडर्स कर रहे हैं। चाइनीज एम्बेसडर यानी चाइना की सरकार नेपाल में इंटरफेरेंस कर रही है। इससे पहले डायरेक्टली कभी इंडिया ने इंटरफेरेंस नहीं किया था और ना ही अभी तक इसका डायरेक्ट कोई प्रूफ है, बट स्टिल नेपाल के जो ओली साहब है बार बार ब्लेम कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है। खैर, रंजन भट्टारी की बात करी जाए तो एक मेंबर है सेंट्रल कमेटी के, रूलिंग पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, इसी प्रकार से फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर भी हैं। किस चीज के? आपके प्राइम मिनिस्टर के। इन्होंने ट्वीट करके एक इंफॉर्मेशन दी। क्या है ट्वीट की इंफॉर्मेशन? मैं आपके लिए रीड करता हूं। द न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडियन मीडिया अगेंस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द न्यू मैप इज कंडमनेबल। कि जो आपके भारत की तरफ से न्यूज आ रही है वो निंदनीय है, उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। वी कंप्लीटली रिजेक्ट देयर फैब्रिकेटेड एंड फेक रिपोर्ट्स। कहते हैं कि जो उनका रिपोर्ट चैनल है, इंडिया का जो रिपोर्ट चैनल है, वो फेक न्यूज देता है, बनावटी खबरें देता है। इन्होंने कहा कि वी अर्ग देम टू रिस्पेक्ट नेपाली गवर्नमेंट। कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे नेपाल की सरकार की रिस्पेक्ट हो और पीपल जो भी यहाँ के यूनिफाइड है, सॉवरेनिटी और नेशनल इंडिपेंडेंस, इसका मान किया जाए, इसकी बेइज्जती ना की जाए। ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बोला। ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है जो ये नेपाल के इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं युवा राज काटीवाड़, इन्होंने भी ऐसे ही एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने बोला इंडियन चैनल्स के बारे में, इंडियन चैनल्स को बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? क्योंकि ये असली में वो खबर दिखा रहे हैं जो हम देखना नहीं चाहते। बहुत सिंपल सी बात है, जो रूलिंग पार्टी वहां पर पावर में है उसका मानना है कि ये चैनल जो है पेड मीडिया है और पेड मीडिया जो है उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट खबर दिखा रही है। अब अगेंस्ट खबर दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिएक्शन आना जरूरी है। बहुत मुश्किल से ओली की सरकार बची है और उसको लगता है कि कहीं इस प्रकार की न्यूज आने से उसकी सरकार पर दोबारा कोई संकट ना आ जाए। और वैसे भी नेपाल के अंदर इस चीज का विरोध नहीं हो रहा, बल्कि इस चीज की खुशी मनाई जा रही है कि वहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार से मदद कर रही है। और इसी बीच में वैसे भी चाइना ने अभी कुछ ही समय पहले नेपाल के कुछ गांवों को भी अपना क्लेम दिखा दिया कि भाई वो गांव हमारे हैं, जिस पर नेपाल सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी भारत के अगेंस्ट जिसने उसकी हमेशा मदद करी, भारत से लगभग हर साल एक भारी मात्रा में जो व्यापार होता है उसको नजरअंदाज करते हुए, उसके ऊपर पैर रखते हुए इन्होंने क्या किया? नेपाल ने भारत की बुराई करी। इसी बीच के अंदर भारत ने अभी कल ही 1,36,00,000 रुपए, 1.36 लाख रुपए नेपाल के गिरे हुए स्कूलों को, जो भूकंप के दौरान गिर गए थे, जिसमें बच्चे दब के मर गए थे, उनको
उसको बनाने के लिए भारत ने लगभग 1,36,00,000 रुपया दिया उस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसके बावजूद पैसे लेते हुए नेपाल सरकार बहुत आराम से स्वीकार कर लेती है। उस समय क्यों नहीं बैन करती कि पैसे नहीं लेंगे? उस समय क्यों बैन नहीं किया जाता जब नेपाल के अंदर भारत की व्यापार की रणनीति जो है बहुत तेजी से चल रही है? उनको बैन नहीं किया जाता। क्यों बैन नहीं करते भाई? बैन किया गया सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल। खैर, आगे पढ़ते हैं। इसी बीच में उन्होंने फिर से बोला कि भारत पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के साथ साथ हमारी भी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी भी प्रकार से ऐसी हरकतें स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसी बीच के अंदर जो चाइना का जो एनवॉय है काठमांडू को लेके, उन्होंने मीटिंग्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है और वो डायरेक्टली नहीं चाहते कि इस चीज से संबंधित भारत का कोई इंटरफेरेंस हो, इसीलिए उन्होंने सीधा उनको क्लियर मना कर दिया है। अब असलियत में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ये वाला जो सेक्शन है डिस्प्यूटेड काला पानी रीजन है, ये असलियत में रीजन काला पानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा नाम की जगह का है, नेपाल के पास बॉर्डर का है। ये भारत का एक रोड है, भारत का एक नक्शा है जिससे भारत ने एक रोड बनाया है कैलाश मानसरोवर तक का। कैलाश मानसरोवर की जो रास्ता था किसी टाइम पीरियड में 5 दिन लगते थे, अब वो 5 दिन का रास्ता छोटा हो गया इस रोड की वजह से, जो कि अब 1.5 से 2 दिन का रास्ता बचता है उत्तराखंड से। अब अगर ये रास्ता छोटा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है भारत सरकार ने इसको अपने बॉर्डर को वैसे भी मजबूत बनाने के लिए बीआरओ के द्वारा काफी ज्यादा मेहनत चल रही थी, तो इन्होंने ये तैयार करवा दिया। अब तैयार होने के बाद बता देता हूं 2015 में शुरू हुआ इसका पूरा प्रोक्लेमेशन। 2015 में इसे ओके किया गया, 15 के बाद 2020 में फाइनलाइज हुआ, तब तक कोई आंखें बंद थी। अब शुरुआत हुई, तो ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। अब अगर बात करते हैं इसके बाद, तो इससे पहले भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारत के चैनल्स को बैन किया है। पहले भी 2015 के आसपास 2015 में नवंबर में भारत के 42 चैनल्स को बैन कर दिया गया था और 2015 में जो बैन किया गया था चैनल्स को, उसके अंदर बोला गया था कि ये किसी भी तरीके से बॉर्डर ट्रैफिक, इसका जो मुद्दा बनाया गया था, ये बेसिकली जरा सा कोई मुद्दा होता है ये चैनल बैन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बॉर्डर के अंदर क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक अलोंग के अंदर ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आवाजाही में रोक लगा रहे हैं, इसलिए हम चैनल बंद कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये सिर्फ उनकी गलतफहमी थी। जब ये प्रूव हो गई तो नेपाल ने अपनी गलती स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में दोबारा से उस बॉर्डर को खोल दिया। खैर, मुद्दा खोलना या बंद करना नहीं था, मुद्दा था भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करना, वो भी उस देश के द्वारा जिसका खुद का कोई वजूद नहीं। और उस समय जिस समय उनके आका कंट्रीज को भारत ने बढ़िया तरीके से गर्दनें तोड़कर वापस भगाया है और उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया है, तब ये कंट्री अपनी आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी पॉइंट पर ये वाला पॉइंट समाप्त होता है। अगली न्यूज इसी प्रकार से आती है ग्लोबल वीक 2020 की, जो 3 दिन चलना है, इंटरनेट के द्वारा विजुअल चलना है। 9 तारीख से 11 तारीख तक ये चलेगा, जिसके अंदर सभी बड़े कंट्रीज के 30 देशों ने हिस्सा लिया। इस 30 देशों के अंदर 2500 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आए और रिप्रेजेंटेटिव के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश को क्या किया? रिप्रेजेंट किया इन कंट्रीज के आगे। असलियत में रिप्रेजेंट करने का मुद्दा क्या है भाई? कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए भारत की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल में थी, लेकिन जैसे ही मार्केट को ओपन किया गया तो ओपन करने के बाद में भारत के अंदर 20 जून के बाद से लगातार प्रोग्रेस के साइन दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत जो है बहुत जल्द ही रिकवर कर लेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक थीम दिया इस मीटिंग को, बी द रिवाइवल इंडिया एंड बी न्यू वर्ल्ड एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अब इसमें इन्होंने अपने देश की पूरी न्यूज को, पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में बांटा। पहला बताया लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस प्रकार से पूरा का पूरा विश्व परेशान है तो भारत भी परेशान है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन नाम की जो कोरोना की वैक्सीन है, कोरोनविक्स नाम से जो वैक्सीन बनाई है भारत ने, इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, तो लॉन्चिंग के दौरान इसकी टेस्टिंग सारी हो चुकी है, इसकी परमिशन आ चुकी है, इसे लीगलाइज किया गया है, तो उम्मीद है कि हम इस बीमारी पर जल्द ही कवर पा लेंगे। इसके बाद में एमएसएमई की सपोर्ट यानी कि मिनिमम, मीडियम, स्मॉल
और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए उन्होंने फंडिंग की सपोर्ट बताई कि कितनी अच्छे से फंडिंग हो रही है, और भारत के लोगों का टैलेंट बताया कि किस प्रकार से भारत के लोग अपने आप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट है और कितनी जल्दी वो इस रिसेशन से, इस प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर एक सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे भारत को 3 दिन तक। इसमें 75 सेशन, 75 सेशन होने हैं। 5000 ग्लोबल लीडर्स 30 देशों के यहां पर इकट्ठे हुए हैं और 250 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स यहां पर 75 सेशंस के अंदर बोलेंगे। भारत की तरफ से ये सभी लीडर्स अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाद रेलवे, कॉमर्स हो गया, यानी कि जो भी मिनिस्ट्री अपने देश में अट्रैक्ट कर सकती है बिजनेस को, व्यापार को विदेशों से, उन सभी को मौका दिया जाएगा। इसमें उन्होंने बोला इंडिया किस प्रकार से वायगरसली लड़ा है ग्लोबल पेंडेमिक से, जिसके अंदर इन्होंने हिंट दिया कि किस प्रकार से पीपीई किट के नाम पर भारत ने पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट किया। पीपीई किट जो कि पूरी की पूरी चाइना से आती थी, अब इतनी तेजी से बनने लगी कि भारत ने उसका क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो वैक्सीन है, इस दवाई है, इसको कितनी तेजी से विदेशों में इसकी डिमांड को पूरा किया। इसके बाद में इन्होंने काफी जगहों पर मेडिकल फील्ड में तेजी दिखाई। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी शोइंग इंप्रूवमेंट, बाकी देश अभी कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें भारत अपने आप को वर्ल्ड मार्केट की तरह बनाने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है। फिर इन्होंने ग्लोबल रिवाइवल के बारे में बताया कि कितने प्रकार से साइंस दिखाई दे रहे हैं, बाहर की कंपनियां भारत में आने को तरस रही हैं और बेसिकली अपने प्रमोशन कर रही है कि किस प्रकार से भारत से सपोर्ट करें, और जिसके आधार पर 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था वो भारत ने क्लियर किया, डिस्क्राइब किया। इसके अंदर जीएसटी को लेकर जो भारत में काफी ज्यादा पहले समस्याएं आ रही थी, उसके रेशोज और उसके रेट्स को भी इन्होंने बताया कि वहां पर भी उन्हें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और बेनिफिट्स मिलने के साथ साथ यहां पर उनके जो बेसिकली लैंड की प्रॉब्लम या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जगह दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो भी भारत सरकार ने अपने ऊपर ली है। तो अब अगर बात करें तो चेयरमैन और सीईओ की, तो मनोज लाडवा नाम का पर्सन यहां पे सीईओ है। लास्ट एक पॉइंट आता है यहां पे, आखिरी खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि इंडिया की रैंकिंग 8वें नंबर पर आई है तैयारी के नाम पर। पूरे एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, 10 देशों ने हिस्सा लिया और भारत का जो नंबर है वो 8वां नंबर है, जो कि बहुत बुरा नंबर है। अब ये जो रैंकिंग है बहुत बुरे तरीके से यहां पर आई है। इस रैंकिंग के अंदर भारत की परिस्थिति लगातार गिरती जा रही है। 10 देशों के अंदर भारत का अगर 8वां नंबर आ रहा है तो ये एग्जामिन करता है कि हम कैंसर को बचाने में, कैंसर को रोक पाने में किस प्रकार से पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। इस जो पूरे के पूरे इंडेक्स को स्पॉन्सर किया जाता है ROCHE, रोक एग्जामिन जो करती है, फाइंडिंग करती है कंपनी, और फाइनली एक इंडेक्स प्रिपेयर करती है जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स के आधार पर, इंडिकेटर्स के आधार पर चेक किया जाता है कि कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है। कौन कौन से 10 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है? तो 10 कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम। अब इनमें 3 पिलर्स रखे जाते हैं। 3 पिलर्स के आधार पर यहां पर इस कैंसर के लिए इंडेक्स में रेटिंग दी गई। पहला है पॉलिसी और प्लानिंग। पॉलिसी और प्लानिंग का मतलब होता है कितनी हमारे पास पॉलिसीज है कैंसर से फाइट करने के लिए, क्या प्लानिंग है, केयर डिलीवरी, उसके बाद क्या केयर डिलीवरी देते हैं, और उसके बाद हेल्थ सिस्टम के आधार पर ये रैंकिंग होती है। भारत को इस रैंकिंग में 100 में से 51.6 रैंकिंग मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 92 रैंकिंग मिली है, कोरिया को 83 और मलेशिया को 80 की रैंकिंग मिली है। अब भारत की बात करें तो भारत जो है इन परिस्थितियों के अंदर बहुत ज्यादा रीजनेबल बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। 2017 के अंदर हर चौथी डेथ जो हो रही थी वो कैंसर की वजह से हो रही थी। तो इस चीज को लेकर चेकिंग की गई और उसके रिलेटेड लीडिंग कंट्रीज का एक डेटा बनाया गया। लीडिंग कंट्रीज का डेटा बनाया गया तो लीडिंग कंट्रीज में डेटा बनाने के लिए नोटिस किया गया कि ज्यादातर जो थी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा था, लिप कैंसर, ओरल कैंसर या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जो फेलियर्स हो रहे थे उनके कैंसर्स बन रहे थे। इन कैंसर के पीछे कहीं ना कहीं टोबैको का यूज और टोबैको के यूज के बाद ओवर स्मोकिंग और इन चीजों का यूज, और भारत अकेला एक ऐसा देश है इसमें जहां पर टोबैको का प्रमोशन किया जाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए एक लाइन तो लिख दी जाती है कि कैंसर
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है, लेकिन बीमारी पर रोक लगाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। अब इस पूरे रास्ते के अंदर भारत और वियतनाम लगभग बराबर हालात के अंदर है, जिन्होंने कुछ भी खास काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारी बीमारियों पे, हेपेटाइटिस बी पर और बहुत सारी पोलियो जैसी बीमारियों पर कवर तो किया है, लेकिन कैंसर में इसका बुरा हाल है। राजस्थान भारत का अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत बेहतर अवेलेबिलिटी है मेडिसिन की। अब 3 जो ग्रुप हैं, 3 ग्रुप बनाए गए। सबसे पहला ग्रुप बनाया गया रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी हाई इनकम है। हाई इनकम में ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। अपर मिडिल की बात करें तो चाइना, थाईलैंड और मलेशिया। लोअर इनकम में इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, वियतनाम, ये 4 कंट्रीज आते हैं, जिसके आधार पर 70% केसेस जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा बनते हैं। हेडक्वार्टर जो है EIU का, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, लंदन में है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में मैनेजिंग डायरेक्टर रोबिन ब्यू है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।